हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेपकिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट के कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से हमारे थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो ओवरऑल तुम्हें स्ट्रेटेजी मिलने वाली है कि इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट को कम टाइम में कैसे कवर करें। ओके, तो आओ गाइस फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, और गाइस देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट की एंड मैग्नेटोस्टैट की वीडियो, इसी तरह से हर इस सब्जेक्ट की वीडियोस आने वाली है। मैकेनिक्स की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा सेकंड सेशन है इस तरह का। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आने वाली है। तो इनके साथ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले गाइस एक बार यहाँ पर सिलेबस के ऊपर नजर डालेंगे। तो सिलेबस के अंदर गाइस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हमारे सामने मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कूलम्ब्स लॉ है, गॉस लॉ है। अब कूलम्ब्स लॉ में गाइस हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या है। अब यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट चार्ज वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये तुम्हें देखना कि कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के ऊपर कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, कि हम एक पहले छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, देन फिर कंप्लीट सरफेस के ऊपर या फिर कंप्लीट वॉल्यूम के ऊपर हम उसको इंटीग्रेट करवाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर हमारे पास गोस लो के अंदर तुम्हारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेनली। पहला अपने पास होता है डायरेक्टली फ्लक्स निकालना, राइट, यूजिंग द गोस लो, फ्लक्स कैलकुलेट कर दो। और सेकंड जो चीज होती है हमारे पास, वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के अंदर अगेन तीन टाइप होती है, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री। एंड इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं हर टाइप के ऊपर पहले। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि तब ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन आता है ना, राइट, एक क्लोज सरफेस के ऊपर निकालने के लिए, यानी कि तुम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करते हो, तो उसको तुम काफी बार क्या करते हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का वहां पर यूज कर लेते हो एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हो, उसको चेंज करवाते हो। एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर वहां पर क्या आता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में आर कैप बाय आर स्क्वायर टर्म दिखाई दे रही है, तो वहां पर प्लीज अवॉइड करना वॉल्यूम इंटीग्रेशन करवाना। ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक है जो टीचर्स तक कर रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, वहां से तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा जो भी निकल के आएगा। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये काफी जगह यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी गलतियां हैं टीचर्स की। ठीक है, तो तुम वही वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, यहाँ पे मेरी लेक्चर देख रहे हो ना, तो उन्होंने सेम गलतियां कर रखी हैं। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से एक बार। अपने पास सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर कैप बाय आर स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट होती है, तो वहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि तब तुम क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालते हो। मैं बताता हूं तुम्हें कि कहां पर क्या, अगर तुम क्या करते हो, तब तुम ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो ई डॉट डीएस। ठीक है, वहां पर तुम क्या करोगे, तुम करोगे इसको डाइवर्जेंस में चेंज, डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड देन वॉल्यूम इंटीग्रेशन इस तरह से। एंड तब तुम इसको सोल्व करवाने जाओगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम्हारे पास आर कैप बाय आर स्क्वायर की टर्म होती है, तो यहां पर इस टर्म के अंदर गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स भी एंड टीचर्स भी। ये जो टर्म होती है ये जीरो नहीं होती है। ठीक है, आर कैप बाय आर स्क्वायर जो टर्म होती है, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर, ये जीरो नहीं होती। ये ओरिजिन के ऊपर नॉन जीरो होती है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है वहां पर ये टर्म जीरो होती है। ठीक है, ये डिराक डेल्टा की टर्म्स में लिखा जाता है 4 पाई डिराक डेल्टा, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है एंड फिर इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर तुम्हें इस तरह की टर्म दिखाई देगी, और सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आर कैप बाय आर स्क्वायर है ना, अगर इस तरह का फंक्शन भी है तुम्हारे पास, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बोल दी गई है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा आर, साथ में आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर भी आर कैप बाय आर स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है। तो जहां जहां पर आर कैप बाय आर स्क्वायर की टर्म तुम्हें दिखाई दे गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर तुम ये वाला जो है वो अवॉइड करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं जाओगे, सरफेस इंटीग्रल के अंदर ही उसको सोल्व करवाओगे, क्योंकि ये स्टेप करने में गलतियां करोगे। ठीक है, और सरफेस इंटीग्रेशन कराना मुश्किल काम नहीं रहेगा, तो प्लीज गो विद द सरफेस इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है। और इसी तरह से कभी कभार ये भी होता है, हो सकता है डायरेक्टली तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ना हो, पोटेंशियल गिवन हो। तो अगर पोटेंशियल के अंदर 1/r दिखाई दे रहा है, लेट्स से तुम्हें एक्सपोनेंशियल दे दिया है, मतलब पोटेंशियल दे दिया है k/r, या फिर तुम्हें दे दिया e की पावर माइनस अल्फा आर डिवाइड बाय आर। तो अगर इस तरह की फॉर्म है पोटेंशियल की, या तो ये वाली या ये वाली, मतलब कि 1/r प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1/r पोटेंशियल के अंदर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक टर्म होगी जहां पर आर कैप बाय आर स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट होगी। तो अगेन वहां पर फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन यूज नहीं करोगे, सरफेस इंटीग्रल वाले से ही उसको सोल्व करवाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो बेफालतू में क्वेश्चन गलत ही होगा और कुछ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने गलती होने का पॉइंट बताया कि कहां पर फ्लक्स कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं। एंड फ्लक्स कैलकुलेशन का इस क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, या तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का आ रहा हो, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का आ रहा हो, या फिर तुम्हारा नॉर्मल मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, बात तो एक ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, मतलब एक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को कर रहे हो, या फिर कोई सम रैंडम फील्ड को कर रहे हो, करना तो वही सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का आएगा ही आएगा जहां पर तुम्हें सरफेस इंटीग्रेशन करनी होगी, यानी कि फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा एक फील्ड का। राइट, तो इन चीजों को ध्यान रखोगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये गलती होने वाला पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और इस तरह के देखो काफी सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी होती हैं और गलती होने की है, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मेरा मेन फोकस है एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना, मतलब सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है एग्जाम के लिए। तो अभी हम यहाँ पर उसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो अब गाइस नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखो गाइस ये जो है ये गॉस लॉ के बाद ही आएगा कि पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हमें पोटेंशियल निकालना आना चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर सिमेट्रिक पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं तो कूलम्स लॉ का यूज करते हुए किस तरह से पोटेंशियल फाइंड किया जाता है, तो वो चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, राइट। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन है, राइट, जो कि हमारे पास देखा जाए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक केस में। ठीक है, अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री कंडीशन है तो उसके ऊपर, बाकी यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक अभी फिलहाल है डाइलेक्ट्रिक के लिए नहीं था, ये अपने पास यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन वाली बात की जा रही है कि हमारे पास बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल दे रखा हो। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन का यूज करते हुए जस्ट हमें सोल्यूशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद फिर हमारे पास कंडक्टर्स, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक को गाइस देखो अगर इसके क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं कंडक्टर्स के भी डाइलेक्ट्रिक के भी, तो हमें पहले पोटेंशियल भी निकालना आना चाहिए नॉन कंडक्टिंग वालों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें उनकी नीड पड़ती है। क्योंकि हमें कंडक्टर्स का पता है कि सरफेस के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक बार सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया उसके बाद तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन पोटेंशियल का बनेगा। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक केस में हमारे पास बाउंड चार्जेस आते हैं, एक बार बाउंड चार्ज हमने निकाल लिया सरफेस के ऊपर, फिर वो अगेन तुम्हारे पास जैसे नॉन कंडक्टिंग के अंदर हम सोल्व करते थे पोटेंशियल, वैसे हमारे पास वो सोल्व हो रहा होगा। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नोस्टैट के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं उनके तुम्हें रिजल्ट पता होने चाहिए, तुम्हें उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, तुम्हें उनका पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम टाइम में हो रहा हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड केस के ऊपर ही आते हैं। एक आधी बार होता है कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम टाइम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे होंगे। एंड अगर तुम उनके रिजल्ट याद है तो तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में। तो जितने भी स्टैंडर्ड केस हैं कांस्टेंट डेंसिटी वाले, उन सभी के तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। ठीक है, और यहां पर तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर गैस ध्यान रखना जो तुम्हारे पास बाउंड चार्ज डेंसिटीज होती हैं, जैसे सरफेस बाउंड चार्ज हो या फिर वॉल्यूम बाउंड चार्ज हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे गए। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर तुम्हें दे रखा होता है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर चार्जेस निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज कितना है, राइट, सरफेस बाउंड चार्ज कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। एंड जो हमारा यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो मैं अभी बात भी कर रहा था, बाउंड्री कंडीशंस। डाइलेक्ट्रिक का जो इंटरफेस होता है टू डाइलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, राइट, दोनों मीडियम के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल कंपोनेंट के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच में क्या है। ठीक है, तो 6 कंडीशन थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो 6 की 6 कंडीशन हमें पता होना चाहिए। वहां से हमें सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले बने हुए हैं कि अगर हमारे पास 2 इंटरफेस हैं डाइलेक्ट्रिक के, तो उस इंटरफेस के ऊपर बताओ कितनी बाउंड चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें फाइंड करनी आनी चाहिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस बने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर गिनी चुनी 2-3 टाइप है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर तुमसे जस्ट पूछा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डेंसिटीज का वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो उस तरह के क्वेश्चन कंडक्टर्स के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपने पास गैस आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे भी क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम के ऊपर ही आ जाता है क्वेश्चन, राइट, जैसे कि हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, राइट, तो उसकी एनर्जी कितनी है, उनकी रेशियोज पूछी जाती है कि इनर में एनर्जी कितनी स्टोर है, आउटसाइड में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो उस तरह क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन जाता है, या फिर वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, तो सारे के सारे तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे पास है बायट-स्वेट लॉ, जो कि तुम्हारे पास क्लास 12th लेवल टॉपिक है। देखा जाए तो सिंपल केस वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आते हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़े थे। ठीक है, कि एक इनफाइनाइट वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, तो बताओ फील्ड क्या होगी, सर्कुलर लूप है उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, उनका सम कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है।
ठीक है, कि लेट से अपने पास एक वायर का एक पोर्शन है, एक अपने पास यहाँ पर रिंग का पोर्शन है इस तरह से, राइट, और यहाँ पर है तो अपने पास ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बताओ इस पॉइंट के ऊपर फील्ड क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम बता सकते हो बड़े आराम से, इनके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, क्लास 12th लेवल क्वेश्चन तुम्हारे ये रहते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद गाइस फिर हमारे पास नेक्स्ट है जो वो है एम्पियर लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ गाइस हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का यहाँ से क्वेश्चन आता है। कुछ सिमेट्रिक केसेस हैं जहां पर ये हम अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, सीधा सीधा उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसके ऊपर क्वेश्चन जानने को जा सकता है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे लॉ। अब गैस इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, हल्का सा वेट करो, मैं टॉपिक वाइज चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी अभी टॉपिक वाइज जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी हम आते हैं। अब गैस नेक्स्ट यहाँ पर है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के हाई चांस रहेंगे। ठीक है, ईएमएफ का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, कि वो अपने पास क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 लेक्चर के अंदर अच्छे से टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, मतलब 6 घंटे में अच्छे से टॉपिक कवर हो जाता है। एंड यहाँ से तुम एक क्वेश्चन तो मान के चलोगे कि आ ही रहा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब गाइस इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर जैम के अंदर 2 बार क्वेश्चन देखे गए म्यूचुअल इंडक्टेंस के। सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर अभी तक क्वेश्चन जैम के अंदर तो नहीं दिखा है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पहले दिख चुका है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करना होता है, काम खत्म करना होता है, इतना सा काम। ठीक है, फिर गैस ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस नहीं करवाते, इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटोस्टैट में। ये जो टॉपिक है ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कवर करवाता हूँ। ठीक है ना, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर रहेगा, राइट, एलसीआर सर्किट। तो वो हमने वहां पर डिस्कस किया होता है सीरीज पैरेलल में अपने पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने वाला होता है। तो ये सिलेबस के अंदर यहाँ पर टॉपिक मेंशन है, लेकिन इस चीज को हम कवर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, फिर गैस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सीधा सीधा तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसी तरह से गाइस आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अगेन इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन, राइट, तुम्हारे डिफरेंट मीडियम्स के उनके सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, वेलोसिटी के बारे में आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के बारे में आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर एग्जाम के अंदर आते हैं इधर से। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास है पॉइंटिंग वेक्टर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर गाइस एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एंड उससे तुम्हारा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, E क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस वो है कि ईएम वेव तब हमारे पास एक इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है। अब गाइस देखो वहां पर ना तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला याद कर लेना बस। ठीक है, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के हाई चांस रहेंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले याद करोगे कि वो क्या होते हैं, उनको अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मास्टरी उसमें हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है अगर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है तो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है। पहली बात तो ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है, तो उसके लिए एक सीधे सीधे फॉर्मूले, एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का है। फॉर्मूले याद करोगे, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपने पास वैसे एक और भी होता है यहाँ पर टाइप इसी के अंदर, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सॉल्यूशन होता है रिफ्लेक्टेड वाले का या फिर रिफ्रैक्टेड वाले का, वो कैसा होता है। ठीक है, एक बार जैम के अंदर उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार बना है। ठीक है, कि तुम्हें इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड का क्या सॉल्यूशन होगा या फिर ट्रांसमिटेड का क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर वो कवर करना चाहो तो वो भी कवर कर सकते हो, लेकिन वो उसमें स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं जनरली। ठीक है, तो जो सिंपल पड़ता है यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाला पड़ता है। बाकी हमने कवर तो सब कुछ करेंगे ही हम कोर्स के अंदर अपने। ठीक है, एक एक चीज हम कवर करते हैं कोर्स के अंदर, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाले को ही देख लेना, उतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, जो सीधा सीधा फॉर्मूला एंड आंसर है, राइट। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चल लो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आ ही रहा है, मान के चल लो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि तुम्हें थोड़ी सी दिखाई दे कि हाँ ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, तो अपने पास यहां पर नेक्स्ट के ऊपर चल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखो अपने पास यहां पर क्या है,
तो पहले गाइस हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम दे रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए बोलता है। तो उस तरह के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए हैं। अब ये मैं सोचा ना सिर्फ 6 ही है तो लेस इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस ये टॉपिक ना ऐसा है, अगर तुम्हें यहाँ की कैलकुलेशंस आते हैं तो काफी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आगे की भी हेल्प हो रहे होंगे, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आएगी तो ऑफकोर्स फिर आगे तुम्हें सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो करना ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स कैलकुलेशन तो करनी सबको आनी चाहिए, ये बेसिक चीज है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कवर करने के इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन यहाँ पर चाहे से 4 पूछे गए लेकिन टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि यहाँ के ना रिजल्ट्स काफी सारे ऐसे होते हैं जो तुम थ्रू आउट आगे भी यूज करोगे। अगर मान लो तुम्हें ये नहीं पता, क्या नहीं पता तुम्हें, मान लो तुम्हें अगर गॉस लॉ नहीं पता तो गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है, राइट, वो तुम्हें नहीं आएगी। वहां से तुम्हें सिमेट्री केस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही तुम्हें सिमेट्री केसेस के तुम्हें रिजल्ट पता होंगे। कि लेट्स से अगर हमारे पास शेल है, ठीक है, एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो उसके इनसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके आउटसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो तुम्हें ये सभी नहीं पता होगा तो फिर आगे कंडक्टर से क्वेश्चन कैसे करोगे, डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये कवर करना जरूरी है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, लेकिन ये टॉपिक कवर करना जरूरी है, नहीं तो आगे फिर प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। ठीक है, फिर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन आ गई उसके बाद फिर वहां से तुम्हें पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। साथ में जो कूलम्स लॉ के यूज करते हुए छोटे से एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए करते हैं वो भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ई डॉट डी आर वाला और एक के डी क्यू बाई आर वाला। ठीक है, उन दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों से तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, गिवन चार्ज सिस्टम के लिए डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि डायपोल की वजह से पोटेंशियल क्या है किसी भी पॉइंट के ऊपर, राइट, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना केपी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है थीटा को, थीटा अपने पास याद रखना है आर कैप और पी कैप के बीच में एंगल होता है। ठीक है, आर कैप और पी कैप के बीच में एंगल होता है थीटा, तो उस चीज को ध्यान रखोगे। और जो तीसरी टाइप यहाँ पर बनती है वो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। ठीक है, जो अपने पास फॉर्मूला होता है के पी बाय आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है के डिवाइड बाय आर क्यूब 3 पी डॉट आर कैप फिर आर कैप और माइनस में पी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले दोनों पता होने चाहिए, इनको यूज करना में आना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। और सीधा सीधा यहाँ पर भी बन सकता है क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो, या फिर जो आगे हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी वाला है तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। तो जो वहां पर होता है वो होता है पी डॉट ई। ठीक है, जो डायपोल की होती है ना पोटेंशियल एनर्जी वो होती है माइनस पी डॉट ई, पी डायपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर 2 डायपोल हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी एक डायपोल की वजह से आएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर, वो इधर भी तुम्हारा यूज हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी देखा जा चुका है आईटी जैम के अंदर, राइट। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता, बेसिकली वर्क का क्वेश्चन आया था, एक डायपोल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हमने रखा था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन एम मतलब बना हुआ है तुम्हारे पास, राइट, वर्क से, वर्क का कि एक डायपोल को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। तो जस्ट तुम्हें पोटेंशियल निकालनी होती है, इनिशियल स्टेट की फाइनल स्टेट की, दोनों को सेपरेट कर देना होता है एंड तुम्हारे पास वर्क डन निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए पहले। ठीक है, या फिर सीधा सीधा टॉर्क के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। टॉर्क क्या होती है डायपोल केस में, डायपोल मोमेंट क्रॉस ई। फोर्स के ऊपर आने के कम चांस है क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स ऑन डायपोल के ऊपर थोड़े कम चांस रहेंगे क्वेश्चन आने के, टॉर्क के ऊपर ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर टाइम कम है तो फोर्स वाले पार्ट को छोड़ सकते हो, टॉर्क वाले को जरूर से करना, मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है, डिटेल कोर्स के अंदर तो हमने ऑफकोर्स सब कुछ कर रखा है, लेकिन मैं टाइम कम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ओके, तो फोर्स को छोड़ने को छोड़ सकते हो लेकिन टॉर्क को मत छोड़ना। ठीक है, फिर कंडक्टर्स है, इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ज किस तरह से इंड्यूस हो रहे हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उससे तुम्हें सिस्टम का पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इन टॉपिक्स को देखोगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3 है, इलेक्ट्रिक डायपोल के भी 3 है, कंडक्टर के भी 3 है। ठीक है, फिर इस तरह से गाइस लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन है। ठीक है, ये हालांकि गाइस देखो यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन मैंने लिखा है, पॉइजन इक्वेशन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं जस्ट एग्जाम के अंदर। ठीक है, आने को जैम के अंदर भी आ सकते हैं कि तुम्हें एक पोटेंशियल दे दिया जाए एंड तुम्हें चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, जो तुम्हारे पास पॉइजन इक्वेशन होती है वो क्या होती है,
लाप्लास ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट्स लाप्लास एंड फाइंड द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एंड हो सकता है कि चार्ज में निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो एक बार चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी, उसके बाद उसको वॉल्यूम इंटीग्रेट करा दोगे, तुम्हारे पास चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर जस्ट बनते हैं। जैम के अंदर जो क्वेश्चन बने इस टॉपिक से वो लाप्लास इक्वेशन के ऊपर बने, उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो तुम्हें लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन पता होने चाहिए। स्फेरिकल केस में भी 2023 में बना था, और सिलेंड्रिकल केस का 2017 में क्वेश्चन बना था। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन से। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों लाप्लास वाले हैं, एक 2017 का, एक 2023 का। ठीक है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 13 क्वेश्चन है, देख लो। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद फिर तुम्हें जो तुम्हारे पास बाउंड चार्जेस होते हैं, ठीक है, होमोजेनियस इलेक्ट्रिक केस में अगर लेट्स से स्फेरिकल शेल है तुम्हारे पास, उसके इनर सरफेस के ऊपर क्या होता है, आउटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, डायलेक्ट्रिक के अंदर, डायलेक्ट्रिक के बाहर, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इंटरफेस के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर इतना कवर कर रखा है डायलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है, तो चांस है कि तुम क्वेश्चन कर दोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टाइप के ऊपर आते हैं, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बोल लिया। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक से बनते हैं। फिर कैपेसिटर है तुम्हारा, कैपेसिटर में तुम्हारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग की डायलेक्ट्रिक अगर उसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास कैपेसिटेंस किस अमाउंट से इंक्रीज होगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो किस तरह से चेंज होगी, चार्ज किस तरह से चेंज होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स किस तरह से चेंज होगा डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने पे, तो वो हमें पता होना चाहिए दोनों ही केस के अंदर, कि तब बैटरी के साथ कनेक्ट है और तब बैटरी के साथ वो कनेक्ट नहीं है। तो अब जिन्होंने टॉपिक कवर कर रखा है क्लास के अंदर समझ गए मैं कौन सा टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, साथ में साथ में यहाँ पर कैपेसिटर्स के अंदर और क्या पता होना चाहिए हमें, जो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं उसकी हमारे पास क्या वैल्यू होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। सिलेंड्रिकल का हमें पता होना चाहिए कि क्या एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर से पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनता है ज्यादातर। या तो एनर्जी स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, या फिर तुम्हारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है तुम्हारे वो 4 क्वेश्चन आए हैं आईटी जैम के अंदर निकल करके। फिर पोटेंशियल एनर्जी वर्क, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। कोई भी तुम्हें सिस्टम दे दिया जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन क्रिएटिंग दैट सिस्टम। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो अब अपने पास या तो स्टैंडर्ड सिस्टम है, उनके लिए तुम्हें रिजल्ट पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड चार्ज स्फीयर, तो उसकी क्या होती है 3/5 kq²/r, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। एक शेल है तुम्हारे पास जस्ट, यानी कि सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या होती है kq²/2r। तो स्टैंडर्ड केसेस के फॉर्मूले तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, और जो बाकी का कोई वैसा रैंडम आ जाएगा तो उसके लिए तुम्हें निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन तुम्हें पता है कि कैसे निकाला जाता है, राइट। तुम्हारे पास एक्सप्रेशन होता है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 E² का वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे सिस्टम का, उसको वॉल्यूम इंटीग्रेट कराओगे, और ये जो फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रल वाला, ये इंटीग्रेशन तुम्हारी होती है कंप्लीट स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको सोल्व कराओगे, अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, राइट, तो ये अपने पास यहाँ पर रहेगा। अब ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी के अंदर गाइस तुम्हें चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, इसके अंदर गाइस तुम्हारे पास यहाँ पर जो है ना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि तुम्हारा क्लास 12th लेवल क्वेश्चन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले। या फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहां पर तुम्हें करंट डेंसिटी दे रखी हो, एंड उस करंट डेंसिटी का यूज करते हुए तुम्हें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, राइट, तो ये जो है ये तुम्हें यूज करना आना चाहिए बायोट-सावर्ट लॉ, कि करंट डेंसिटी के लिए किस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ का यूज हो रहा होगा। या फिर हो सकता है कि चार्ज डेंसिटी भी आ रखी हो एंड उसको रोटेट किया गया हो, तो पहले उसकी करंट डेंसिटी निकालोगे एंड देन फिर करंट डेंसिटी का यूज करोगे बायोट-सावर्ट लॉ के अंदर एंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 12th लेवल बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, लेकिन कभी कभार आईआईटी जैम के अंदर भी देखा गया है कि करंट डेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लास 12th लेवल क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ पर तुम्हारा जो बीएससी के अंदर जो हम नई चीजें पढ़ते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के तुम्हारे पास यहाँ पर एक बार क्वेश्चन बना है, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर सीधा सीधा भी क्वेश्चन बन जाता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पहले देखे गए हैं। ठीक है, राइट, तुमसे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी निकालने के लिए बोल दिया जाता है, राइट, वो क्या होता है म्यूनोटाई के इक्वल होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, या फिर उसका यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन भी करवा दी जाती है। फिर मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर जो अपने पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा,
तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। और ये शो क्या करता है, पावर पर यूनिट एरिया, तो वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, एनर्जी का फ्लो बताता है ना कि किस डायरेक्शन हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर अपने पास यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के 2 क्वेश्चन बने, एक फॉर्मूला होता है, उस एक फॉर्मूले के ऊपर 2 बार क्वेश्चन तुम्हारे पहले बने, तो फॉर्मूले को कवर कर लोगे तो बेटर रहेगा। फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती से मत छोड़ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इस टॉपिक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट करंट अपने आप एक छोटा सा टॉपिक है, 4 क्वेश्चन तक बन रखे हैं, तो छोड़ने वाला टॉपिक तो नहीं है, तब छोटा सा टॉपिक है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, तो उसको क्या छोड़ना, और 4 क्वेश्चन बन रखे हैं उसके ऊपर। मैक्सवेल इक्वेशन जो तुम्हारे पास मीडियम के अंदर होती हैं, राइट, 12 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, 12 क्वेश्चन छोटी बात थोड़ी है। ठीक है, फिर ईएम वेव इंटरफेस, इसका मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाला, उससे तुम्हारे पास सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर गाइस एक्चुअली ना मैंने इसमें 2 टाइप इंक्लूड किए, एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड किया है, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस होती है ना, वो भी मैंने बाय मिस्टेक इसी के अंदर ऐड कर दिया था, तो इस 6 के अंदर वो चीज भी ऐड है। ठीक है, जैसे एक तो हमने डायलेक्ट्रिक के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस क्या होती हैं, बाउंड्री, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि बाउंड्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशंस कैसी हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन जा सकता है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा ही था कि कौन सा आया था, कि इंसिडेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, रिफ्लेक्टेड की बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट। तो उस टाइप को अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, कि वो अपने पास क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें मेन मेन चीजें बताई है कि तुम्हें क्या क्या यहाँ पर कवर करना है, कितना तुम्हें कवर करना है। ठीक है, हल्का सा तुम्हें आइडिया लग गया होगा। एंड अगर इस कोर्स को तुम फास्ट फॉरवर्ड में कवर करना चाहते हो तो गाइस क्रैश कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नोस्टैट अवेलेबल है, जो कि लगभग हमने 28 आवर्स में कंप्लीट की हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। आपकी एक फास्ट कवरेज उसकी हो रही होगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने मैंने यहाँ पर मेंशन किए सारे के सारे वहां पर हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। ठीक है, असाइनमेंट आपके पास वहां पर रहेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। और बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन की बुक चाहिए, ठीक है, आईटी जैम की, तो गाइस वो प्रैपकिट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगी, एंड वहां से फिर आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं गाइस, तो ये डिटेल है, आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, लाइव प्रॉब्लम सेशन आपके दिसंबर जनवरी में हो रहे होंगे, जहां पर टॉपिक आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन इस टॉपिक की लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज करके आओगे, एंड देन फिर हम लाइव क्लास के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप इन लाइव क्लास के अंदर भी क्लियर कर सकते हो। साथ में आपको सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मिलेंगी यहाँ पर, राइट। और साथ में आपके पास इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी रहेगी। इस कोर्स की जो प्राइस है वो 3999 आपके लिए रहने वाली है। तो इस कोर्स के अंदर गाइस आपको एक फास्ट फॉरवर्ड वे में कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। जैसे कि अब टाइम कम है तो बेस्ट रहेगा कि आप इस कोर्स के साथ जाओ, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स जो है कंप्लीट वाला वो है 450 आवर्स का, तो उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम लगेगा सिलेबस को कवर करने में, राइट। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा फास्ट वे से कर सकते हो। तो अगर आपके बीएससी के कंसेप्ट थोड़े ठीक ठाक है तो उस केस में गाइस ये वाला जो कोर्स है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, राइट। तो इस कोर्स को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और जो स्टूडेंट्स बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, आईटी जैम की बुक अवेलेबल है, जिसके अंदर 2010 से लेकर के 2024 के टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इसी तरह से टीएफआर जेस की भी एक बुक अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास 2018 से लेकर के 2024 के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, दोनों की गाइस जो बुक की कॉस्ट है वो 550 पर बुक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप इन बुक्स के इंडेक्स को भी रेफर कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। एंड फिर आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो उसी लिंक से। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नोस्टैट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड आगे अभी बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आएंगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंड टिल देन बाय।